नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर अनअकैडमी के इस क्लास में। साथियों, इस विशाल मंच पर मैं प्रहलाद गुप्ता आप लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और अब हम लोग यह जो पुरातात्विक स्रोत पढ़ रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर इसको पढ़ लिया, मूर्ति कला को पढ़ लिया। अब चित्रकला, सिक्का, भवन एवं स्मारक जो है वह हम लोगों को पढ़ना है, तो वही आपको देखना है। यहाँ पर अब हम लोग शुरुआत करेंगे। यहाँ तो यह चित्रकला से शुरुआत करेंगे। चित्रकला, चित्रकला से भी परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछा जाता है। और यहाँ 4 चित्रकला के बारे में अगर हम लोग जान लेंगे तो अधिकांश प्रश्न जो है यहीं से पूछा जाता है। जैसे एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे। साथियों, यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे अजंता, अजंता की चित्रकला। चित्रकला या एलोरा की चित्रकला, एलिफेंटा की चित्रकला और बाघ की चित्रकला। तो अजंता मैंने यहां लिखा है। इसके बाद बाघ की चित्रकला, एलोरा, एलोरा की चित्रकला, फिर एलिफेंटा, एलिफेंटा की चित्रकला। तो यह 4 अगर हम लोग जान लेंगे तो इसी से तो अधिकांश परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अजंता की चित्रकला, पहला इसमें से प्रश्न बनता है कि अजंता की चित्रकला कहाँ है। तो साथियों, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। अजंता की चित्रकला औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद। यहां से कुल 29 गुफा का साक्ष्य जो है वह प्राप्त हुआ है साथियों। और इस 29 गुफा में से 6 गुफा जो है वह सुरक्षित है। और वह 6 गुफा जो है वह जुड़वा के रूप में है। जैसे 1, 2, 9, 10, 16, 17। तो आप देख रहे हैं यह जुड़वा के रूप में है एक साथ, जिसमें यह महत्वपूर्ण है 16, 17 और यह गुप्तकालीन है। इस गुफा संख्या 16, 17 को गुप्तकालीन माना गया है। परीक्षा में एक बार पूछा है कि अजंता की चित्रकला प्रारंभिक देन किस शासकों की है, या किस वंश के शासकों ने प्रारंभिक रूप में इस चित्रकला का निर्माण कराया। तो प्रारंभिक अगर पूछ देगा तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपको सातवाहन। यह आंसर होगा। मतलब 1, 2 यहां से शुरू हो रहा है
लेकिन सबसे अधिक विकास किस समय हुआ, तो यह गुप्त काल में हुआ था। तो अधिकांश अवसर पर गुप्त कालीन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें 16-17 गुफा संख्या काफी महत्वपूर्ण है। अब दूसरा प्रश्न इसमें पूछता है कि यह किस धर्म से संबंधित है, अजंता की चित्रकला। तो अजंता की चित्रकला जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म। और यहाँ जो चित्रकारी की गई है वह जातक कथा पर आधारित है। जातक जातक एक पुस्तक का भी नाम है। साहित्यिक स्रोत में जब आप आएंगे तो वहां हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म ग्रंथ में जातक। इस जातक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का उल्लेख किया गया है। 550 बार उन्होंने जन्म लिया ऐसा माना गया है। एक बार और जन्म लेंगे मैत्रेय के रूप में भगवान बुद्ध। तो उन्हीं कहानियों का वर्णन इसमें है। और यहाँ पर इसी कहानी से, इसी पुस्तक से लेकर के चित्र के रूप में उकेर दिया गया है, इसलिए इसको चित्रकला कहते हैं, जो जातक कथा पर आधारित है। अब इसमें ज्यादा कठिन करेगा तो पूछ देगा बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है अजंता की चित्रकला। तो अजंता की चित्रकला बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। यहाँ आप देख सकते हैं महायान। बौद्ध धर्म में हम लोग पढ़ेंगे कि चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया, महायान शाखा और हीनयान शाखा। महायान शाखा का मतलब इसमें नवीन विचारधारा का प्रवेश हो जाता है, और हीनयान शाखा का मतलब है वह प्राचीन परंपरा को लेकर के चल रहा था। तो अजंता की चित्रकला बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17। तो गुफा संख्या 16 में क्या है, मरणासन। राजकुमारी का चित्र। इस गुफा संख्या 16 में आप जाएंगे देखेंगे मरणासन अवस्था में पहुंची हुई एक राजकुमारी का चित्र बनाया गया है। विद्वानों ने उनको महात्मा बुद्ध की पत्नी के रूप में इंगित किया है। हम आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध घर का त्याग कर दिए थे 29 वर्ष की अवस्था में, बिना किसी को बतलाए, पत्नी को भी नहीं बतलाया था। तो इनकी स्थिति काफी हालत खराब हो गई थी, दयनीय स्थिति हो गई थी, मरणासन अवस्था में पहुंच गई थी। तो उसी को यहाँ चित्र के रूप में अंकित किया गया है। गुफा संख्या 17, यह मां और शिशु। गुफा संख्या 17 में मां और शिशु का चित्र अंकित किया गया है, माता और पुत्र का। तो मां माना गया है यशोधरा को और पुत्र माना गया है राहुल को। तो माता और शिशु का चित्र भी, यह देखने से करुणा का भाव जो है वह प्रदर्शित होता है, दया का भाव उत्पन्न होता है इस चित्र को देखने से। तो यही संक्षिप्त बात है अजंता की चित्रकला से जो हम लोगों को देखना है। इसी में से परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछ देगा। इसके बाद है बाघ की चित्रकला। तो बाघ की चित्रकला मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, यह है मध्य प्रदेश में बाघ नदी के किनारे बाघ नामक गांव में। नर्मदा की यह सहायक नदी है बाघ, और गांव का नाम भी है बाघ, और यहां से मिला है चित्रकला का प्रमाण, इसलिए इसको कहते हैं बाघ की चित्रकला। यहां से 9 गुफा चित्र जो है वह मिला है, यहाँ से 29, यहाँ से 9, और यह भी बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। तो अजंता की चित्रकला भी बौद्ध धर्म से
और बाघ की चित्रकला भी बौद्ध धर्म से संबंधित माना गया है। इसके बाद एलोरा की चित्रकला है, एलिफेंटा की चित्रकला है। यह आप लोग समझ लिए होंगे। इसको आप उतार भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं आप पॉइंट के रूप में। महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों। और उसके बाद तब चर्चा करेंगे एलोरा की चित्रकला का और एलिफेंटा की चित्रकला। यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहां देखना है एलोरा की चित्रकला। तो यह एलोरा की चित्रकला भी यह औरंगाबाद से ही मिला है। अजंता भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, एलोरा भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। और यहां से कुल 71 गुफा मिला है इस औरंगाबाद में स्थित एलोरा की चित्रकला से। और अब यहां पूछा जाएगा किस धर्म से संबंधित है, तो हिंदू, बौद्ध और जैन, तीनों से यह संबंधित है। हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म, तीनों धर्मों से संबंधित है एलोरा की चित्रकला। कभी कभी यह हिंदू धर्म न दे करके क्या दे देगा, सनातन धर्म, सनातन इसके जगह पर। तो यह भी सही है, सनातन धर्म को ही हिंदू धर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह एलोरा की चित्रकला से संबंधित हो गया। अब है एलिफेंटा। एलिफेंटा जो है यह चित्रकला, यह भी महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक छोटा सा द्वीप के रूप में एलिफेंटा है। यह इसका प्राचीन नाम क्या था, धारा नगरी, धारा नगरी यही नाम था। पुर्तगाली लोग यहाँ पर शिकार खेलने के लिए आए थे और इन्होंने यहाँ पर इस धारा नगरी पर एक पत्थर का विशाल मूर्ति देखा, विशाल मूर्ति था, और इसीलिए इस धारा नगरी का नाम बदल करके एलिफेंटा रख दिया। तभी से हम लोग इसको एलिफेंटा की चित्रकला के नाम से जानते हैं। यह किस धर्म से संबंधित है, तो यह शैव धर्म से संबंधित है। शैव धर्म, भगवान शिव की त्रिमूर्ति यहाँ से प्राप्त हुआ है जो विश्वविख्यात है, विश्वविख्यात त्रिमूर्ति। तो साथियों यही जो है मुख्य रूप से चित्रकला के अंतर्गत हम लोगों को जानना था। और इस चित्रकला से भी भारत के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। आपने यहाँ देखा यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से, यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से, यह तीनों धर्मों से संबंधित है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और यह शैव धर्म से संबंधित है। तो यह महत्वपूर्ण चीज हुआ। अजंता की चित्रकला, एलोरा की चित्रकला, एलिफेंटा, यह तीनों महाराष्ट्र में, बाघ की चित्रकला जो है वो मध्य प्रदेश में है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप उतार सकते हैं। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे तो वह होगा सिक्का। सिक्का के बारे में जानेंगे और तब फिर भवन एवं स्मारक के बारे में जानेंगे। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इसको नोट कर लिया होगा। अब सिक्का के बारे में हम लोग देखते हैं।
सिक्का, यहाँ मुद्रा भी कहा जाता है, कॉइन्स भी कहते हैं हम लोग, और मुद्रा के रूप में भी इसको हम लोग कहते हैं। तो एक छोटा सा सिक्का से क्या इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकता है, यह सोचने वाली बात है। तो आप यहाँ देखेंगे तो यह छोटा सा जो सिक्का होता है, इससे चारों अवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलता है। चारों अवस्था क्या? सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन। इसी को मिला देते हैं तो इसको चार अवस्था हम लोग कहते हैं साथियों। एक छोटे से सिक्के से सभी अवस्था के बारे में जानकारी मिल जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर समुद्रगुप्त की बात आएगी। समुद्रगुप्त, इसने 6 प्रकार का सिक्का जो है वह जारी किया था समुद्रगुप्त ने, जिसमें मान लीजिए व्याघ्रहंता प्रकार का सिक्का इसने जारी किया। इस पर दिखाया गया है कि यह बाघ का शिकार कर रहा है। तो इसे 2 पॉइंट तो कम से कम जरूर जानकारी मिलता है कि इसके काल में बाघ जो है वह जरूर रहते होंगे, तभी तो दिखलाया गया सिक्का पर। और दूसरा, इसको शिकार करते दिखलाया गया। इसका मतलब यह शिकार का शौकीन था, शिकार करने में यह रुचि रखता था, इसलिए व्याघ्रहंता। दूसरा, गरुड़ प्रकार का सिक्का भगवान विष्णु की सवारी माना गया है, इसलिए हम आप कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त जो था वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था, इसलिए इसने गरुड़ प्रकार के सिक्का को जारी किया था। दूसरा, सबसे अधिक सिक्कों का ढेर गुप्त काल में बयाना से मिला है। होता क्या था कि जब कोई शासक किसी दूसरे क्षेत्र को जीतता था तो उसके उपलक्ष्य में बहुत अधिक सिक्का जारी कर देता था, और जहां जहां से उसके सिक्के प्राप्त होते थे तो माना जाता था कि वह क्षेत्र जो है उस राजा के अधीन है, उस राज्य के अधीन है। तो राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी हो गई, यहाँ धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी हो गई, यहाँ आर्केटक जीवन के बारे में जानकारी हो गई, और सभी समाज में रहने वाले प्राणी भी इनका पालन करते थे। तो सामाजिक जीवन, गुप्त काल में सोने के सिक्कों में मिलावट होने लगा था, जिससे पता चलता है उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में कि उनकी आर्थिक स्थिति अब धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा था, जिसके चलते गुप्त वंश का पतन हो गया। तो एक छोटे से सिक्के से सभी अवस्थाओं के बारे में जानकारी हम लोगों को मिल जाता है। यह अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सिक्कों से भी हम लोगों को बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होता है। अब यहाँ परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन बनता है, जो पॉइंट बनता है, वह हम लोगों को देखना है। यह तो सारा कॉन्सेप्ट के रूप में आएगा। अब यहाँ देखिए, सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्का के अध्ययन को यही कहते हैं, मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स। अब पहला पॉइंट यह हो गया। दूसरा, भारत में जो सर्वप्रथम सिक्का जारी किया गया उसका नाम क्या था? तो आप यहां देखिए, भारत में जो सिक्का जारी किया गया यह है आहत सिक्का। आहत सिक्का, यह इसको पंच मार्क भी कहते हैं। पंच मार्क, आहत सिक्का को, यह किसका बना हुआ होता था? चांदी का। मतलब चांदी भारत में उपलब्ध था और यह चांदी के टुकड़ा के रूप में होता था आहत सिक्का।
इस पर किसी राजा का नाम जो है वह अंकित नहीं है। इस पर पर्वत है, सूरज है, चांद है, पेड़ पौधे, इन सभी का चित्र जो है अंकित कर दिया गया, लेकिन राजा का नाम नहीं है। न इस पर कोई तिथि या राजा का वंशावली या उसके राज्यकाल के बारे में वर्णन किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अनुमान निकाला गया है तो यह सिक्का जो है कब जारी किया गया होगा, तो 600 BC में यह आहत सिक्का जो है 600 ईसा पूर्व में, भगवान बुद्ध का काल आप कह सकते हैं कि 600 ईसा पूर्व में भारत में पहली बार आहत सिक्का जो है वह मिला है। अब दूसरा पॉइंट यह क्या बनेगा कि भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किन लोगों ने जारी किया। सोने का सिक्का, तो यहां स्वर्ण मुद्रा, या सोने का सिक्का हिंद यूनानी, यही विकल्प में आपको रहेगा कि सबसे पहले सोने का सिक्का किन लोगों ने जारी किया, तो हिंद यूनानियों ने जारी किया, इंडो ग्रीक ने जारी किया था। दूसरा, सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्का, लेख युक्त जिस पर राजा का नाम लिखा हो, जिस पर तिथि क्रम लिखा हो, उसको कहते हैं लेख युक्त सिक्का। किसने जारी किया, हिंद यूनानी। इन्हीं लोगों का नाम आएगा, हिंद यूनानियों का सबसे पहले लेख युक्त सिक्का, देखने में सुंदर और आकर्षक सिक्का, सुंदर या आकर्षक सिक्का हिंद यूनानी शासकों ने देखने में आकर्षक और सुंदर सिक्का को जारी किया था। सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का, सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने, कुषाणों ने जारी किया था। इनके सिक्कों में मिलावट नहीं था, बिल्कुल शुद्ध था, प्योर गोल्ड का सिक्का। तो यह हम लोग यहां देख रहे हैं। सबसे अधिक सोने का सिक्का, सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्तों ने। अंतर है, पूछ देगा सबसे अधिक सोने का सिक्का किन लोगों ने जारी किया, तो गुप्त वंश के शासकों ने, लेकिन यह सोने का सिक्का शुद्ध नहीं था, इसमें मिलावट था। सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसने, कुषाणों ने। सीसा और पोटीन का सिक्का, सीसा और पोटीन का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया, सातवाहनों ने। सातवाहनों ने सीसा और पोटीन का सिक्का जारी किया था। इन लोगों का जन्म स्थली आंध्र प्रदेश था। इन सातवाहनों का कार्यस्थली इन लोगों ने महाराष्ट्र बनाया। यहाँ आंध्र प्रदेश में सीसा और पोटीन एक साथ मिलता है, अधिक मात्रा में इन लोगों को प्राप्त हो रहा था, इसलिए इन लोगों ने सबसे पहले सीसा और पोटीन का सिक्का जारी कर दिया था। तो सिक्का से संबंधित यहाँ के लिए यह महत्वपूर्ण बात है। आपको यह निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो यह पॉइंट तो आपको हर हमेशा याद रखना है। सोने का सबसे पहले सिक्का हिंद यूनानियों ने, सबसे पहले लेख युक्त सिक्का हिंद यूनानियों ने, देखने में आकर्षक एवं सुंदर सिक्का हिंद यूनानियों ने, सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने, सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्तों ने,
सीसा और प्रोटीन का सर्वप्रथम सिक्का सातवाहनों ने। और सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहते हैं। तो यही आप लोगों का पॉइंट है। लिखना है तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भवन एवं स्मारक। यह हम लोगों का हो जाएगा भवन एवं स्मारक। तो साथियों, भवन एवं स्मारक में काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो बार बार परीक्षा में हम लोगों को पूछा जाता है, तो वही अब ध्यान देना है। भवन एवं स्मारक। यहां मैं लिख रहा हूं भवन एवं स्मारक। भवन एवं स्मारक पुरातात्विक स्रोत का यह अंतिम पॉइंट है। इसके बाद हम लोग साहित्यिक स्रोत की तरफ बढ़ेंगे। तो भवन एवं स्मारक में क्या क्या शामिल कर सकते हैं, यह आप यहां देखिए। यहां राजप्रसाद यह शामिल किया जा सकता है। इसके बाद मंदिर निर्माण शैली यह हम लोग शामिल करेंगे। स्तूप, चैत्य, विहार, अवशेष, यह सब पॉइंट जो आप देख रहे हैं यह हम लोग भवन एवं स्मारक में शामिल करेंगे। और तब जाकर के हम लोगों का पुरातात्विक स्रोत जो है वह समाप्त हो जाएगा। तो पहला हम लेते हैं राजप्रसाद। यह राजप्रसाद, राजप्रसाद का मतलब क्या होता है? राजमहल, राजाओं का महल जिसमें राजा लोग निवास करते थे या राजा लोग फैसला लेते थे, सरकारी कार्यवाही को संपन्न करते थे, राजकीय कार्यवाही जिसको कहते हैं। तो यहां से एक प्रश्न हम लोगों का बनता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने राजप्रसाद बनवाया था। राजप्रसाद, राजमहल का निर्माण कराया था। तो यहां पर हम लोगों को क्या पूछा जा सकता है कि कहां पर बनवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने यह राजप्रसाद? तो कुम्हरार, कुम्हरार, पटना का कुम्हरार है। आप जाएंगे अभी पार्क के रूप में भी है और कुम्हरार संग्रहालय भी है। और वहां मौर्यों से संबंधित पुरातात्विक स्रोत को संग्रहित किया गया है, आप जा करके देख सकते हैं। तो यह कुम्हरार में बनवाया गया था। और दूसरा पूछेगा कि यह किसका बना हुआ था? तो यह लकड़ी का, लकड़ी से यह निर्मित है राजप्रसाद, काष्ठ से, लकड़ी से। ईंट का भी प्रयोग है लेकिन ज्यादा मात्रा में यह है, इसलिए हम लोग आंसर देते हैं लकड़ी का यह बना हुआ था। साथियों, यह राजप्रसाद चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह राजप्रसाद पर्सिपोलिस, पर्सिपोलिस राजमहल, इस पर्सिपोलिस राजमहल से यह प्रभावित है। पर्सिपोलिस क्या? यह ईरान की राजधानी का नाम है। ईरान की प्राचीन राजधानी पर्सिपोलिस, और इसी राजमहल से प्रभावित इसको माना गया है।
लेकिन विद्वान कहते हैं कि नहीं, यह हड़प्पा सभ्यता का अनुकरण करता है, न कि पर्सिपोलिस के राजमहल से। तो राजप्रसाद में इतना ही संक्षिप्त बात हम लोगों को जानना है। आप इसको उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, संक्षिप्त पॉइंट है, जल्दी जल्दी, या तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मंदिर निर्माण शैली। मंदिर निर्माण शैली, मंदिरों का जो निर्माण किया गया था। देखिए, मंदिर जो है यह किसी न किसी शैली के अंतर्गत बनाए जाते हैं। और पूछ दे परीक्षा में कि भारत में सबसे पहले मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ, तो यह गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल में मंदिर का निर्माण सबसे पहले किया गया। मूर्ति का निर्माण तो हड़प्पा सभ्यता से ही शुरू हो गया था। पुरोहित का प्रमाण मिला, लेकिन मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। मंदिर का सबसे पहले प्रमाण जो है वह गुप्त काल में मिलता है। और यह मंदिर जो है वह 3 प्रमुख शैलियों में यह बनाए गए हैं भारत में। तो वह शैली कौन कौन है वह हम लोगों को देखना है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, पहला यह है नागर शैली। नागर शैली। दूसरा वेसर शैली। तीसरा द्रविड़ शैली। इसी 3 शैली के अंतर्गत जो है मंदिर का निर्माण किया गया। तो इसमें पूछता क्या है कि पहले सीधे सीधे सवाल पूछता है कि यह नागर शैली किस क्षेत्र में प्रचलित है। यह लोकप्रिय है उत्तर भारत। उत्तर भारत में यह नागर शैली प्रचलित है। ऐसे आप समझिए कि हिमालय से लेकर विंध्य तक यही वह क्षेत्र है। हिमालय से लेकर विंध्य तक के बीच के क्षेत्र में यह नागर शैली जो है प्रचलित है। मतलब उत्तर भारत में यह लोकप्रिय है। दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा कि मंदिर का कोई नाम दे देगा और पूछेगा किस शैली में बनाया गया है। तो यहाँ पर कुछ मंदिर का नाम आएगा इस नागर शैली में, जैसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर, या पुरी का जगन्नाथ मंदिर, या भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, यह सब नागर शैली में बनाया गया है। इसमें से कोई भी परीक्षा में पूछे तो आप आंसर नागर शैली में दीजिएगा। तो यही नागर शैली के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य है। अब जो है बेसर शैली यहाँ पर आ गया नागर शैली के बाद। तो यह विंध्य शब्द जो है ना, यहां ला देंगे विंध्य से लेकर के कृष्णा नदी तक, कृष्णा नदी, यह जो आप क्षेत्र देख रहे हैं
बिंद से शुरू होता है और कृष्णा नदी के पास आकर के, माने इसके दोनों के बीच के क्षेत्र में यह बेसर शैली है, मतलब मध्य भारत। सरल शब्दों में मध्य भारत के क्षेत्र में बेसर शैली जो है वह लोकप्रिय है। और यहाँ एक उदाहरण है इस बेसर शैली में मंदिर का, और यह उदाहरण है अंबरनाथ का मंदिर। अंबरनाथ का मंदिर, यह अंबरनाथ का मंदिर महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र के थाने में है यह अंबरनाथ का मंदिर। और यह बेसर शैली का काफी महत्वपूर्ण सर्वोत्तम उदाहरण कह सकते हैं। उसके बाद है द्रविड़ शैली, तीसरा। तो द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो इस कृष्णा नदी को यहां ला दीजिए, कृष्णा नदी और कन्याकुमारी, यह बीच वाला जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत जो है यह द्रविड़ शैली का प्रचलन है। सीधे प्रश्न में आएगा तो क्या आंसर हो जाएगा? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत, यह द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो दक्षिण भारत में। राहुल द्रविड़ नामक खिलाड़ी का नाम आप लोग सुने होंगे, राहुल द्रविड़, जिनको दीवार कहा जाता था, द वॉल। क्रिकेट में आउट नहीं होते थे, बहुत सारा रिकॉर्ड है उनके नाम पर। शांत स्वभाव के थे खिलाड़ी और बहुत बड़े खिलाड़ी। तो वह दक्षिण भारत के ही रहने वाले थे, आप जानते हैं उनका नाम था द्रविड़, राहुल द्रविड़। तो वैसे भी याद कर सकते हैं द्रविड़ शैली दक्षिण भारत, इसमें भी द है, इसमें भी द है। एक याद हो जाएगा तो दो या अपने आप जो है याद हो जाएगा। तो नागर शैली उत्तर भारत में लोकप्रिय, बेसर शैली मध्य भारत में लोकप्रिय, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में लोकप्रिय। और इसका बहुत सारा उदाहरण है। उदाहरण में क्या यहाँ आएगा कि आप यहाँ देख सकते हैं बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, यह चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। तंजौर में है, तमिलनाडु के तंजौर नामक स्थान में, तंजावुर कहते हैं, बृहदेश्वर मंदिर है, जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। यह द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ पहला स्थान पर इसको रखा जाता है। और भी सारा मंदिर है, जैसे ऐरावतेश्वर मंदिर का नाम आ जाता है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर का नाम आता है, इसी तरह से कांची के कैलाशनाथ मंदिर का नाम आ जाता है। आगे हम लोग चैप्टर आएगा राष्ट्रकूट पल्लव चोल, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। वह सब जो है द्रविड़ शैली के अंतर्गत आ जाएगा। तो यह आपका पॉइंट हो गया मंदिर निर्माण शैली से। अब यहाँ पर द्रविड़ शैली की दो विशेषता है और वह परीक्षा में पूछ देगा। इस द्रविड़ शैली की विशेषता क्या है? विमान, विमान कहते हैं। एक के ऊपर एक मंजिल को विमान कहा गया है। आप देखिएगा दक्षिण भारत के मंदिर के शिखर बहुत ऊंचे बनाए जाते हैं और ऐसे देखने में लगता है कि एक के ऊपर एक मंजिल बना दिया गया, उसमें रूम वगैरह बना दिया गया है, तो उसी को यहाँ विमान कहा गया है। दूसरा है गोपुरम, गोपुरम, गोपुरम पूछ दिया गया है परीक्षा में। ऊंचे प्रवेश द्वार को, मंदिर के ऊंचे प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। बहुत अलंकृत रहता है, बहुत तरह का सजावट उसमें रहता है। अलंकृत द्वार को या ऊंचे प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। यह दोनों द्रविड़ शैली की विशेषता है। साथियों, अगर आपको लिखा हुआ नहीं दिया जाए
और 2 पिक दे दिया जाए मंदिर का, तो आप यह सब विशेषता देख करके बता सकते हैं कि यह द्रविड़ शैली में बना है या नागर शैली में है या बेसर शैली में है। द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों का मिला हुआ रूप को बेसर शैली कहते हैं। तो उत्तर भारत में जो मंदिर है उसकी क्या विशेषता है, तो गर्भगृह, यहां लिख रहे हैं गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ नहीं अगर उसमें दिखाई दे रहा होगा तो यहां मैं बोल रहा हूं गर्भगृह और प्रदक्षिणा पथ। गर्भगृह जो कहते हैं, जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो बीच सेंटर जो होता है जहां मूर्ति स्थापित किया जाता है, बीच सेंटर को, उसी को गर्भगृह कहते हैं। यह उत्तर भारत के मंदिरों की विशेषता है। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे बीच में ही मूर्ति स्थापित किया जाता है। और फिर प्रदक्षिणा पथ, मूर्ति जहां स्थापित किया जाता है, मान लीजिए कि यहाँ मूर्ति बीच सेंटर में स्थापित, इसके चारों तरफ ऐसे रास्ता टाइप का बनाया जाता है और इसी को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। लोग इसकी परिक्रमा भी करते हैं 5 बार 7 बार, इसीलिए इसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। छोटा अगर मंदिर है, छोटा सा, उसमें अंदर जगह नहीं है, तो बाहर से बना दिया जाता है प्रदक्षिणा पथ। यह उत्तर भारत के मंदिरों की विशेषता माना गया है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली की विशेषता और इतने महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद हम लोग स्तूप है, चैत्य है, विहार है और शेष है, यह सब जब पढ़ लेंगे तब जाकर के पुरातात्विक स्रोत हम लोगों का साथियों समाप्त हो जाएगा। यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको तो आपको नोट कर ही लेना चाहिए। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि हम लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं, बहुत अधिक काम देगा आपको और इतना बारीकी से कोई भी आपको नहीं बता सकता है इतिहास। चूंकि मुझे इतिहास सब याद है, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे बतला रहा हूं। बहुत लोगों को इतिहास नहीं याद होता, पढ़ाते हैं वो अलग बात है, लेकिन याद नहीं है, तो वह देख करके पढ़ाते हैं तो वह सीमित हो जाता है। जितना उनके पास नोट है उतना ही वह पढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा तथ्य जोड़ करके मैं बतला रहा हूं, चूंकि मुझे पूरा इतिहास लगभग याद है, तो इसको आप लोग उतार लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं स्तूप की तरफ। स्तूप, यह संक्षिप्त है स्तूप। सबसे पहले यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से यह स्तूप जो है संबंधित है। और यह किससे निर्मित है? ईंट से, ईंटों से निर्मित यह दिखाई देगा आप जहां भी जाएंगे। और इसका आकार कैसे लगता है देखने पर? अर्ध चंद्र आकार, अर्ध चंद्र आकार का आप देखेंगे तो यह स्तूप जो है ईंटों से निर्मित अर्ध चंद्र आकार का है, जो ऐसे स्तंभ के रूप में निकाला गया है। और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप ऐसे स्तूप को मान लीजिए यहां देख रहे हैं, यह तो यह प्रदक्षिणा पथ यहां भी बनाया गया है यहां। और आप जाएंगे, चाहे आप सारनाथ में जाएं, केसरिया में जाएं, चाहे राजगीर में जाएं, तो यहाँ बौद्ध भिक्षु जो है प्रदक्षिणा करते हैं, इसका चारों तरफ घूमते हैं, इसी को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। दिव्यावदान एक पुस्तक है साथियों, यहां मैं लिख रहा हूं दिव्यावदान, दिव्यावदान।
यह बौद्ध धर्म का पुस्तक है। इसके अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण कराया था और इस 84,000 स्तूप को तोड़ दिया किसने? पुष्य मित्र शुंग ने, क्योंकि यह ब्राह्मण था, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था पुष्यमित्र शुंग ने। अब स्तूप में से कुछ जो प्रश्न पूछा जाता है वह काफी महत्वपूर्ण है। जैसे सांची का स्तूप विश्व विख्यात माना गया है साथी। और बिहार की बात करेंगे तो केसरिया, केसरिया का स्तूप, यह स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है जो बिहार में है। तो यह बीपीएससी में पूछा जा सकता है, सीडीपीओ की परीक्षा में पूछा भी गया है। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित है। राजगीर का स्तूप, राजगीर, इसका नाम है विश्व शांति स्तूप। आप जाएंगे तो लिखा हुआ है विश्व शांति स्तूप। पर्यटन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण जगह है राजगीर और जापान के सहयोग से इसको निर्मित किया गया है। बिहार का एकमात्र क्षेत्र जहां रोपवे की व्यवस्था कर दी गई है। आप रोपवे के मदद से ऐसे चढ़ करके पहाड़ी पर इस स्तूप के पास पहुंच सकते हैं। ऐसे सीढ़ी भी बनाया गया है, आप सीढ़ी के द्वारा भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है। और रोपवे के द्वारा जाएंगे तो टाइम जो है वह नहीं लगता। बिहार में एक ही है, रोपवे का आनंद लेना है तो आप यहाँ राजगीर जाएं और स्तूप का भी वहां दर्शन होगा। बहुत सारा वहां पर साक्ष्य है मगध से संबंधित, मगध राज्य से संबंधित। तो स्तूप से संबंधित यह महत्वपूर्ण बात हुआ। इसके बाद साथियों है चैत्य। अब चैत्य हम लोग यहाँ देखेंगे कि चैत्य किसको कहते हैं, यह किस धर्म से संबंधित है। चैत्य यह किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से यह भी है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में चैत्य को सरल शब्दों में क्या कहते हैं? पूजा घर, पूजा घर के रूप में इसको माना गया है। यह बहुत लंबा हॉल की रूप में होता है, लंबा ऐसे होगा। यह चारों तरफ से खुला है और इसको पिलर पर खड़ा किया गया है। स्तंभ पर यह निर्मित है साथियों, बहुत लंबा, और इसमें दीवार नहीं है। ऐसे आप देख रहे हैं तो ये सब खुला हुआ है, केवल पिलर जो है वह लगा दिया गया है। इसी को यहाँ चैत्य कहा गया है। प्रत्येक साल यहाँ बौद्ध भिक्षु उपस्थित होते हैं और उपोषण का पाठ करते हैं इसी चैत्य में। इसलिए सरल शब्दों में इसको पूजा घर के नाम से संबोधित किया गया है। कार्ले का चैत्य, अमरावती का चैत्य, यह काफी जो है वह महत्वपूर्ण माना गया है। तो यही चैत्य से संबंधित संक्षिप्त बात है। बहुत अधिक विस्तारित जो है वह चैत्य से संबंधित बात नहीं है। अब यहाँ पर है विहार। तो विहार के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। यह हम लोग विहार आ गया। वाह, विहार, इसका शाब्दिक अर्थ
बौद्धों का निवास स्थल, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल इसका अर्थ हुआ। और बिहार शब्द भी इसी से बना है। अपने बिहार में इस बिहार में, अपना बिहार में इस प्रकार का बिहार बहुत अधिक था, इसलिए आगे चल करके अपने राज्य का नाम बिहार पड़ गया। यह बिहार जो है ना, इसी को आगे चल करके तुर्कों ने बिहार में परिवर्तित कर दिया। तो यह मुस्लिमों की देन है। यह नाम मुस्लिमों में कौन? तो यह तुर्कों की देन है, जिन्होंने बिहार से बिहार शब्द जो है वह बना दिया और अपने प्रदेश का नाम जो है वह बिहार हो गया। तो यह छोटा जो है तो बिहार, जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास स्थल बनाते थे, लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दीक्षा भी दिया जाता था। तो जो शिक्षा दीक्षा दिया जाता था वह बहुत बड़े होते थे, विशाल होते थे, तो उनको कहा जाता था महाविहार। महाविहार, महा शब्द जुड़ जाएगा। अब यहाँ 3-4 महाविहार है जो परीक्षा में हम लोगों को पूछेगा, तो वह आपको यहाँ ध्यान देना है। पहला, विश्व का प्रथम महाविहार। विश्व का प्रथम महाविहार। महाविहार शब्द नहीं देगा तो विश्वविद्यालय दे देगा, दोनों बात बराबर है। शिक्षा दीक्षा होता था तक्षशिला। विश्व का पूछेगा तो तक्षशिला। गांधार महाजनपद की यह राजधानी था, पाकिस्तान में यह वर्तमान में है। इसी तक्षशिला के निवासी चाणक्य थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय में, या तक्षशिला विश्वविद्यालय या महाविहार में चाणक्य ने अध्ययन किया था। चाणक्य जैसे व्यक्ति ने अध्ययन किया था और आगे चल करके वह तक्षशिला महाविहार के प्राचार्य भी बनते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीति के गुरु भी थे। और राजा तक्ष ने इसका निर्माण कराया था, राजा तक्ष। इसलिए तक्षशिला नाम जो है वह पड़ गया। भारत का पूछे, भारत का प्रथम महाविहार, तो आंसर क्या दीजिएगा? यह तो सब आप लोगों को पता है, नालंदा। नालंदा महाविहार है, जिसके अवशेष आज भी है, देखे जा सकते हैं। नालंदा महाविहार किसने बनवाया? कुमार गुप्त प्रथम। गुप्त वंश का शासक था कुमार गुप्त प्रथम, और उसी ने नालंदा महाविहार का निर्माण कराया था। उसके बाद दूसरा विक्रमशिला। महाविहार, यह है, यहां धर्मपाल आ जाएगा। विक्रमशिला महाविहार का निर्माण जो है वह धर्मपाल, पाल वंश का शासक था, और भागलपुर के समीप इसका निर्माण किया गया, और इसका नाम है विक्रमशिला महाविहार। इन दो का निर्माण, इसी में एक और आएगा ओदंतपुरी। ओदंतपुरी महाविहार, यह आ जाएगा साथियों।
और इसका निर्माण जो है वह गोपाल ने कराया था। गोपाल, उदंतपुरी महाविहार। बिहार शरीफ का प्राचीन नाम है उदंतपुरी। यह पाल वंश के संस्थापक जो हम लोग पढ़े हैं, और उसी पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने उदंतपुरी महाविहार का निर्माण करा दिया था। इन तीनों महाविहार को नष्ट कर दिया किसने? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इन तीनों महाविहार का निर्माण नष्ट करने वाला व्यक्ति जो है वह यही है। बिंबिसार ने बेलुवन महाविहार और राजकुमार जेतवन ने जेतवन महाविहार का निर्माण भगवान बुद्ध के समय में कराया था। तो बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दीक्षा का कार्य भी यहाँ पर संपन्न किया जाता था। तो यही साथियों महत्वपूर्ण पॉइंट है बिहार से, जो इस बार की परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। अब अंतिम पॉइंट हम लोग का यहाँ क्या बचा है? अवशेष। इसको आप नोट कर सकते हैं, यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसके बाद अवशेष हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा तात्विक स्रोत जो है वह समाप्त हो जाएगा। अवशेष देखिए, अवशेष में जो उत्खनन से प्राप्त होता है उसी के आधार पर बहुत सारा अनुमान लगाया गया है। रेडियो कार्बन तिथि के द्वारा काल का निर्धारण किया गया है, और इससे भी हम लोगों को भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाता है। कैसे मिलता है तो आप यहाँ देखिए, हस्तिनापुर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली के समीप हस्तिनापुर। इस क्षेत्र की खुदाई की गई हस्तिनापुर की, और यहाँ से जो अवशेष मिला है रेडियो कार्बन तिथि के द्वारा उसकी काल निकाला गया तो 900 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व में माना गया कि महाभारत का युद्ध जो है वह 900 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व के बीच हुआ होगा। तो इसका लिखित प्रमाण तो हम लोगों के पास नहीं है। महाभारत है, लेकिन वह पुरातात्विक स्रोत की अपेक्षा अधिक प्रमाणिक नहीं है। लेकिन यह अवशेष से पता चलता है कि इसी काल में महाभारत का युद्ध जो है वह हो गया होगा। एक जगह है अरिकामेडु, अरिकामेडु, यह पांडिचेरी में है। पांडिचेरी में यहां से बहुत सारा स्रोत मिला है, और रोम का स्रोत जिसको रोमन कहते हैं, रोमन या रोम, तो यहां से पांडिचेरी से रोमन सिक्का मिला है। यह रोम का सिक्का यहां से मिला है अरिकामेडु से, और रोमन बस्ती का प्रमाण मिला है। इतनी अधिक संख्या में आ गए यहाँ रोमन व्यापारी भारत से व्यापार करने के लिए कि उन्होंने एक बस्ती का निर्माण कर लिया। रोमन मृदभांड का प्रमाण भी अरिकामेडु से मिला जब खुदाई किया गया है तो। और रोमन सम्राट अगस्टस की मूर्ति भी, अगस्टस इनकी मूर्ति भी प्राप्त हुआ है। तो यह इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि भारत का प्राचीन काल में रोम के साथ व्यापार रहा होगा, और इसी व्यापारिक क्रम में आदान प्रदान के क्रम में रोम की कुछ वस्तुएं अरिकामेडु आ गया,
और भारत की कुछ वस्तुएं जो है वह रोम चला गया होगा। तो अवशेष से भी हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाता है। भारतवर्ष में अवशेष की भरमार पड़ा हुआ है और उस पर कार्य भी किया जा रहा है। तो साथियों, पुरातात्विक स्रोत हम लोगों का यहीं पर आकर के समाप्त होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास का पुरातात्विक स्रोत। तो इसमें आपने देखा कि किस किस तथ्य को पुरातात्विक स्रोत में शामिल किया गया। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे भारत के इतिहास के साहित्यिक स्रोत। कौन कौन से स्रोत है जिसके बलबूते पर प्राचीन भारत के इतिहास का निर्माण किया जा सकता है। तो वही अगला वीडियो हम लोगों का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना। लाइक इसको कीजिए, लाइक की संख्या कम हो जाती है, व्यूज तो बहुत अधिक आ जाता है लेकिन लाइक आप लोग नहीं कर पाते हैं। यह हमें नहीं समझ में आता है कि क्यों नहीं लाइक कर पाते हैं या करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। शुभकामना।